उत्तर प्रदेश की दो बड़ी विवादित भर्तियां, जिसमें पहला 72,825 जो कि 2011-12 की भर्ती है और दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती। दोनों में से एक भर्ती आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पुनः उपस्थित होने वाली है। मामले में आज कुछ बड़ा हो सकता है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 19 मई 2026 को सुनवाई हुई थी, उसके बाद से क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं इस समय, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप इन दोनों भर्तियों से जुड़े हुए हैं या फिर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 72,825 वाली भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लास्ट हियरिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचियों की संख्या उपस्थित की गई वो लगभग 30 से 35,000 के आसपास बताई जा रही थी। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इतनी भारी संख्या में अभ्यर्थियों को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि अगर 11,000 तक अभ्यर्थियों की संख्या होती है तो हम इस पर एक बार विचार कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई में किस तरीके से जो याचियों की संख्या थी उसको काट छाट करके जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं वो ले करके जाते हैं, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। ये तो तय है कि 72,825 वाली भर्ती में याची लाभ मिलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 72,825 में लगभग 11,000 को आगे प्रोसीड करने की बात कही थी। तो देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या होता है। दोपहर के लगभग 1:30 बजे ये मामले को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। पहले ये मामला 27 यानी कल के डेट में सुने जाने के लिए लिस्ट था, लेकिन अचानक से कल डेट अपडेट हो गया और आज 26 मई 2026 को इस मामले को पुनः सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। आज के लगभग 1:30 बजे दोपहर में इस मामले की सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का दिन 72,825 वाले भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के संदर्भ में। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को मन में डाउट है कि चूंकि जो ये भर्ती थी 72,825 वो 2011-12 की भर्ती थी, तो क्या इसमें बीएड को अब नियुक्ति मिलेगी? देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड को अपात्र घोषित किया है वो एनसीईटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करके किया हुआ है। और ये जो भर्ती थी वो उस गजट नोटिफिकेशन से नहीं हुई थी, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन तो 2018 में आया था और ये भर्ती 2011-12 की भर्ती है। तो इसमें बीएड को कैसे अलाउ किया गया? उस समय उत्तर प्रदेश में डीएलएड जो कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है प्राथमिक के लिए एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 में एनसीईटी को इंपावर किया गया है कि वह न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तय कर सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इसके लिए प्राथमिक के लिए प्राइमरी ऑलरेडी तय किया जा चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 72,825 जो वैकेंसी आई उसके लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी। इस वजह से राज्य सरकार ने एनसीईटी और केंद्र सरकार के पहल के बाद बीएड को यहाँ पर अलाउ किया था, क्योंकि आरटी एक्ट में धारा 23 की उपधारा 2 में ही मेंशन किया गया कि अगर पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होंगे तो उस कंडीशन में अधिकतम 5 वर्षों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है उसमें ढिलाई दी जा सकती है। लेकिन 5 वर्षों में जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या उसको बढ़ानी होगी और डीएलएड प्रशिक्षण वाले कॉलेज की संख्या भी बढ़ानी होगी। इसी के क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि 72,825 वाली भर्ती के बाद से लगातार डीएलएड में संख्या बढ़ाई जाने लगी और नए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मौका दिया जाने लगा। इसके बाद से बहुत ज़्यादा डीएलएड की संख्या बढ़ गई। उसके बाद से ये वाला जो नियम था वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि अधिकतम 5 साल तक ही ये रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो ये जो बीएड अलाउ हुआ है 72,825 में, ये उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं हुआ है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया हुआ है। अभी ये जो नियम के अंतर्गत आए थे बीएड वाले अभ्यर्थी 72,825 में, वो नियम आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी प्राइमरी की भर्ती आ रही है और वहाँ पर अगर डीएलएड की पर्याप्त संख्या नहीं है तो वहाँ पर बीएड को अलाउ किया जा सकता है। हालांकि ये वन टाइम प्रोसेस होता है और इसमें अधिकतम 5 साल की छूट दी जा सकती है और उन 5 सालों में राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने यहाँ डीएलएड जो कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है उसकी संख्या बढ़ाइए। तो यहाँ पर बीएड को लेकर के उस समय परिस्थितियाँ अलग थी। जो बीएड को अपात्र घोषित किया गया है वो एनसीईटी के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से किया हुआ है और जो 21A का वायलेशन था उसके आधार पर किया हुआ है। नो डाउट 21A का वायलेशन अब भी होगा अगर ये प्राथमिक में आते हैं, लेकिन वो गजट नोटिफिकेशन वाला जो नियम था वो इस पर लागू नहीं होगा और निश्चित तौर पर ये उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कैंडिडेट्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। इसी के अनुरूप आपने देखा होगा जो कि इन सर्विस टीचर्स हैं उनको टेट कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है उनको वो आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट से राहत दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है, अगर वो चाहे तो इस प्रकार का फैसला दे सकती है। तो 72,825 में बीएड को लेकर के संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गजट नोटिफिकेशन के तौर पर नहीं आ रहे थे, बल्कि आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 2 जिसमें केंद्र सरकार को इंपावर किया गया है कि अगर
राज्य में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित संख्या कम है तो एनसीटी की मदद से वो अलाउ किया जा सकता है अधिकतम 5 वर्षों के लिए, और उसी के अंतर्गत 72,825 में बीएड अभ्यर्थी आए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती लास्ट हियरिंग जो कि 19 मई 2026 को हुई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि 6 हफ्ते में एक्सरसाइज करके ले आइए और मूल चयन सूची आपको उपस्थित करनी होगी। मूल चयन सूची क्या क्या मतलब है? मूल चयन सूची का मतलब ये है कि 69,000 सीटों के सापेक्ष कौन से अभ्यर्थी कैटेगरी के हिसाब से या फिर अनरिजर्व या फिर सीटों के बंटवारे के हिसाब से कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। अब उनमें मूल चयन सूची में राज्य सरकार को एक्सरसाइज करके ये बताना होगा कि कौन से कैंडिडेट जो अभी इस समय सर्विस में हैं वो उस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं जब आरक्षण के नियमों को सही तरीके से लागू किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डबल बेंच का जजमेंट है उसके आधार पर आपको मूल सूची बनानी होगी। डबल बेंच का जो जजमेंट था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि वहाँ पर भी मूल चयन सूची की बात हुई थी और उसमें माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जो भी लिस्ट में नहीं आएंगे उनको मार्च 2026 तक डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय जो करंट में सेशन चल रहा था जिसकी वजह से अगर इन शिक्षकों को निकाला जाता तो जो पूरा सेशन था वो डिस्टर्ब हो जाता, जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती थी। इस वजह से मार्च तक उनको होल्ड करने के लिए बोला गया, मतलब कि जो लिस्ट में नहीं आएंगे उनको भी निकाला नहीं जाएगा बल्कि मार्च तक उनको होल्ड करने की बात की थी। उसके बाद के बारे में उसमें जिक्र नहीं किया गया था। मतलब साफ तौर पर यह था, डबल बेंच ये कहना चाह रही थी कि आप इनको निकालिए लेकिन मार्च तक इनको मत निकालिए ताकि सेशन डिस्टर्ब ना हो। अब उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो कैंडिडेट थे जो कि चयन सूची में शामिल थे और नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको डर है कि अब अगर लिस्ट को रिविजिट किया जाता है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर गाज गिर सकती है, तो वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दाखिल करते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है जो कि अगर लिस्ट रिविजिट होता है तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हो सकते हैं। और इसी के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब राज्य सरकार ने कहा कि हम बिना कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब किए हुए ही रिविजिट करने के लिए तैयार हैं, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया था कि हाँ ठीक है आप लिस्ट लेकर के आइए। अब यहाँ पर कुछ एक जिलों में ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि वहाँ पर जो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, आपको याद होगा कि जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उस तिथि तक अगर कोई न्यूनतम अर्हता नहीं हासिल कर रहा है तो उसको नौकरी को बर्खास्त कर दिया जाए। सभी जिलों में इस प्रकार का एक्सरसाइज किया गया और कुछ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को बाहर भी निकाला गया। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कैंडिडेट जो कि आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उस तिथि तक, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जो कि बीटीसी में जिनकी बैक लग गई, बाद में वो क्लियर कर लिए लेकिन वो चयनित सूची में थे और सही से काउंसलिंग ना होने की वजह से उनको नियुक्ति भी मिल गई। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका कास्ट डोमिसाइल जो था वो बाद का था। तो इन सारी चीज़ों को फिर से पुनः रीओपन करके राज्य सरकार ये कंफर्म करना चाहती है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको हम सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर कैंडिडेट को नौकरी देने की बात आ रही है और नौकरी देने की बात, जितना ज़्यादा लिस्ट में कैंडिडेट्स का नाम आएगा उतना ही राज्य सरकार पर दबाव बनेगा कि आप बिना पदों को एडवर्टाइज किए हुए कैसे पद निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से कुछ जिलों से ये खबरें निकल कर आ रही हैं, हालांकि ऑथेंटिक सोर्सेज जब तक पब्लिक डोमेन में आधिकारिक सूचना ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ सोर्सेज से ये खबरें निकल करके आ रही है कि कुछ एक जिलों में बीएसए के द्वारा फिर से एक्सरसाइज किया जा रहा है कि ऐसे कैंडिडेट को फिर से चिन्हित करने के लिए 69,000 शिक्षकों की जितने भी चयनित कैंडिडेट हैं उनसे उनका डॉक्यूमेंट मांगा गया है ताकि ये क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए कि अंतिम तिथि से पहले सभी के डॉक्यूमेंट सही प्रॉपर थे या नहीं, और अंतिम तिथि के बाद, आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उसके बाद अगर किसी ने एलिजिबिलिटी हासिल की है तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है, जिस प्रकार से पहले कैंडिडेट को बाहर निकाला गया था। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है ताकि कम से कम कुछ सीटें और खाली हो जाए 69,000 के सापेक्ष, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रिक्त सीटों के सापेक्ष जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे हम उनको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। अब रिक्त सीटों के सापेक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अगर सीटें खाली नहीं होती है तो क्या हमको नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जा रही हैं, क्योंकि जब भी एक पक्ष अगर संतुष्ट नहीं होता है तो दूसरा पक्ष निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बात करेगा। अगर एक भी पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो ये मैटर खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि मान लेते हैं अभी आप ऐसे समझिए, डबल बेंच
का जजमेंट ये कहता है कि मार्च तक इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन इनकी नौकरी बचाने के लिए बात नहीं करता है। हालांकि सिंगल बेंच ने ये जरूर कहा था राज्य सरकार को कि अगर आप पॉलिसी बना करके इनको सिस्टम में रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन डबल बेंच ने ऐसा नहीं कहा। डबल बेंच ने ये कहा कि मार्च तक आप इनको डिस्टर्ब मत करिए, जब तक कि सेशन का एकेडमिक सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके बाद के बारे में जिक्र नहीं किया गया। मतलब कि मार्च तक डिस्टर्ब नहीं करना, उसके बाद डिस्टर्ब कर सकते हैं, सीधे सा ये मतलब निकला। अब सुप्रीम कोर्ट भी डबल बेंच के जजमेंट के हिसाब से कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। तो ये सारी, हालांकि राज्य सरकार ने जरूर कहा है कि हम बिना डिस्टर्ब किए हुए ये करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अगर एक भी कैंडिडेट के मन में ये डर बैठा और उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के माध्यम से अगर ये बहस कराई गई कि हम मेरिट पर बहस करना चाहते हैं, तब तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और निश्चित तौर पर सभी पक्षों के लिए ये हानि होगी। वहीं पर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि अगर ऑलरेडी ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और नए पद जोड़ने की नौबत आ ही गई है, 100% आ गई है, क्योंकि पहले ही 6800 की लिस्ट दी गई थी। अब ये तो कंफर्म है कि 6800 से कम कैंडिडेट की लिस्ट ये लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 6800 से कम होता है और कोई भी कैंडिडेट जो कि 6800 की लिस्ट में शामिल था, अगर उनको बाहर किया जाता है तो वो फिर से कोर्ट में चले जाएंगे, ये कहते हुए कि आपने पहले एक्सरसाइज किया था उसमें मेरा नाम था, अब आप एक्सरसाइज करें तो मेरा नाम नहीं है। हम कैसे स्वीकार कर लें कि आप अब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से 100% फुल प्रूफ है। इसी वजह से मूल चयन सूची की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, कि आप एक चयन सूची ऐसा रॉ डेटा हमें दे दीजिए जिसमें सभी कैंडिडेट जो चयनित हो रहे हैं उनका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, गुणांक, कैटेगरी, सब कुछ मेंशन हो, ताकि कैंडिडेट्स के मन में कोई शंका हो ही ना। और ये बहुत अच्छी पहल होनी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बहुत अच्छा समय है सभी आयोगों को एक मैसेज देने के लिए कि आपकी भर्ती अगर निष्पक्ष है, और ये राज्य सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आपकी भर्ती निष्पक्ष है, इस बात का प्रूफ आप अपने काम से दीजिए, ना कि बार बार बोल करके, सभा में बोल करके आपको ये प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपने आयोगों को ये निर्देशित कर दे कि जो भी रॉ डेटा होता है कैंडिडेट्स का, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो जरूर करना चाहिए। अभ्यर्थी कितना नंबर पा रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो कितने, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना नंबर हुआ, अभ्यर्थी की कैटेगरी क्या है। इससे क्या होगा कि कैंडिडेट भी डेटा को खुद से कंपाइल करके वो चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ अब घोटाला है या फिर फुल प्रूफ चीज़ें हो रही हैं। तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों के मन में जो शंका एक बनी रहती है आयोगों को लेकर के कि क्या इस बार चयन सूची सही बनी है या नहीं बनी है, वो भी पूरी तरीके से दूर होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में कि किसी भी प्रकार का इस तरीके से अंधेरे में रह करके चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर 69,000 से ये शुरुआत होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पहल किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, ताकि शासन तक भी ये कड़ा संदेश जाए और शासन को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए कि अपनी छवि बनाएं और अच्छा छवि बनाने के लिए आयोगों को निर्देशित करें कि आपको सब कुछ डेटा पब्लिश करना होगा। अभी आप देखे होंगे कि अन्य आयोगों के माध्यम से जो मार्क्स है वो नहीं बताया जाता, या फिर चयन सूची कट ऑफ कितना गया, कई बार ये नहीं बताया जाता। तो ये चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में हमेशा संशय बना रहता है। तो इन चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर आयोगों को भी सोचना चाहिए और राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए, ताकि इस तरीके की चीज़ें बार बार ना हो और बार बार भर्तियाँ कोर्ट के दहलीज पर ना फंसे। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।